साई सॉफ्टनेट क्लासेस के अंतर्गत आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है टैली। टैली एक बहुत बड़ा अकाउंट्स का विषय है। तो सबसे पहले हम टैली पे बात करने से पहले इसमें हम टोटल अकाउंटिंग का एक प्रीव्यू देंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरह से टर्म्स, क्या क्या टर्म्स अकाउंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो को यदि कोई शुरू से अंत तक देख लेगा तो उसे टैली का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टैली। टैली शुरू करने से पहले सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो कि टैली के जानकारी रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, किसी भी फर्म में अकाउंटिंग का नॉलेज होने के लिए, अकाउंट्स का काम करने के लिए BA BCom का जरूरी होना चाहिए था। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट बदल चुका है। अब जिसके पास टैली का सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो वो आपको अकाउंटिंग कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के लड़के हो या किसी तरह का कोई भी बैकग्राउंड हो, लेकिन आपके पास टैली का अच्छा नॉलेज है तो आप आराम से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज जो भी अकाउंटिंग हो रहा है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे ही काम हो रहा है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंट्स किस तरह का काम करता है। तो किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने, उसका सारांश प्रस्तुत करने, रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण करने की कला को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग का कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति को अकाउंटेंट के रूप में जाना जाता है तथा अकाउंटेंट की भूमिका किसी रिकॉर्ड कीपर के समान ही होती है। हालांकि अकाउंटिंग को प्रबंधन का एक ऐसा उपकरण माना गया है जो संगठन के भविष्य के विषय में जानकारी रखता है। इन अदर वे वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग financial transaction pertaining to a business. To accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions to oversight agencies, regulators and tax collection entities. The financial statements used in the accounting are concise summary of financial transactions over an accounting period, summarizing a company's operation, financial position and cash flow. तो हम मुख्य रूप से अब जो चर्चा करेंगे अकाउंटिंग क्या है, तो एक साधारण से भाषा में हम लोग कह सकते हैं अकाउंटिंग इज वन ऑफ द की फंक्शन फॉर ऑलमोस्ट एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। इट मे बी हैंडल बाय बुक कीपर और अकाउंटेंट। ये बुक कीपर या अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। किसी भी फर्म में एक अकाउंटेंट होता है जो कि आपके अकाउंटिंग सिस्टम को हैंडल करता है। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग करने का सबसे पहला पॉइंट आता है, अकाउंटिंग से हम किसी विशेष समय में की अवधि में लाभ या हानि हुई ये समझ सकते हैं। सपोज हमने अकाउंटिंग मेंटेन किया हुआ है और इस वर्ष बहुत अच्छा फायदा हुआ कंपनी को, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी ने फायदा किया और फायदा करने के लिए क्या करना। सपोज उसी ईयर कंपनी को लॉस हुआ लेकिन पिछले ईयर कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, तो हम एक एनालाइज कर सकते हैं कि पिछले साल हमने क्या किया था कि हमें फायदा हुआ, इस साल हमने क्या किया था कि हमें लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग से ये फायदा है कि हम बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, हम कारोबार में निम्न वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं। हमारा एक्चुअल बिजनेस पोजीशन क्या है उसको हम समझ सकते हैं। व्यवसाय के पास कितनी संपत्ति है, कितना हमारे पास संपत्ति है वो हम देख सकते हैं विद मेंटेनिंग द अकाउंटिंग। बिजनेस पे कितना ऋण है, सपोज हमने कोई कर्जा लिया है तो यदि अकाउंटिंग मेंटेन नहीं है तो हमारा बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। सपोज मान लीजिए हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि यदि मान लीजिए घर में हम घर का इनकम मान लीजिए 50,000 रुपये आ रहा है, यदि हम ठीक से प्रॉपर ढंग से उसको नहीं चलाते हैं तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, कर्जा हो जाएगा। इस तरह से अकाउंटिंग यदि मेंटेन रहेगा तो हमारा बिजनेस अच्छा से चलेगा। बिजनेस में कितना कैपिटल वो पता चल सकता है अकाउंटिंग से। इसके अलावा अकाउंटिंग रखने से बिजनेस में लाभ हानि के कारण को समझ सकते हैं। साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ है बैंकिंग फैसिलिटी। किसी भी तरह का मान लीजिए हमको अकाउंट मेंटेन है, हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन है तो बैंक भी हमें मदद करती है अकाउंट्स को आगे, अकाउंट्स में यदि प्रॉपरली मेंटेन रहेगा तो बैंक भी हमें फाइनेंशियली मदद करती है। अब अकाउंटिंग सीखते समय हम लोग कुछ टर्म्स का बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है टैली समझने से पहले। कुछ टर्म्स जैसे गुड्स किसको कहेंगे, गुड्स को सिद्ध रूप से हम लोग हिंदी में माल कहते हैं, को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक किराना दुकान में साबुन और तेल आदि गुड्स है, मुनाफे के लिए खरीद और माल की बिक्री पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर का व्यवसाय तो कंप्यूटर उसका गुड्स हो गया, कोई ज्वेलर का व्यवसाय ज्वेलरी उसका गुड्स हो गया। उसका एसेट्स किसको कहेंगे, एसेट्स कीमती चीज होती है जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती है और बिजनेस की संपत्ति होती है। उदाहरण के लिए बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी। तो एसेट्स मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट जिसका मतलब कभी भी हम उसको हम सेल आउट करते हैं तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, जैसे लैंड हो गया। और करंट एसेट जैसे जिसका वैलिडिटी 1 साल, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हमने लिया वो हमारा करंट एसेट्स में आ जाता है। लायबिलिटी दूसरे द्वारा बिजनेस में दी जाई है, जैसे बैंक से लिया गया लोन, क्रेडिट पर माल खरीदा, माल की खरीद, ये सब लायबिलिटीज में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए।
कैपिटल यानी पूंजी, जो बिजनेस के मालिक द्वारा किया जाता है। यह कैपिटल कैश भी हो सकता है, गुड्स या एसेट्स के रूप में होता है, जबकि यह कैपिटल बिजनेस में मालिक के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। दो कैपिटल के अनुसार यह कैपिटल भी एक लायबिलिटीज होती है। उसके बाद आता है डेबिटर, जिससे बिजनेस को निर्धारित राशि लेनी होती है उसे डेबिटर कहा जाता है। और क्रेडिटर, सेकंड पॉइंट है क्रेडिटर, जिससे हमारे बिजनेस को निश्चित राशि देनी होती है उसे क्रेडिटर कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, यह एक वित्तीय घटना है जो बिजनेस से संबंधित है और इसका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए माल की खरीद। ट्रांजैक्शन जो हम बात करते हैं, लेन देन जिसको हम कहते हैं, दो तरह का होता है, कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब हो गया कि मान लीजिए हम किसी को सामान लिए और उससे नगद दिए तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया जो कि मान लीजिए हमने किसी को सामान लिया और हम बोले कि 10 दिन बाद देंगे, तो उधार में जब लेन देन होता है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है जो किसी एसेट, लायबिलिटी, आमदनी या खर्चे को प्रभावित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल या नॉमिनल के सभी अकाउंट होते हैं, जिसकी एंट्री जनरल या सहायक पुस्तिका में होती है। उसके बाद अकाउंट, हम बेसिकली अकाउंट्स कितने तरह का बात करते हैं, तो निम्न 3 तरह के अकाउंट का हम बात करेंगे। पहला पर्सनल अकाउंट, सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनी के खाते पर्सनल खाते कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे साई सॉफ्टवेयर के अकाउंट, बलिहार सेल्स अकाउंट, ज्वाइंट ट्रेडर अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आदित्य अकाउंट, विराट अकाउंट, ये इत्यादि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद रियल अकाउंट में सभी एसेट्स और गुड्स शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट इत्यादि जितने भी देख रहे हैं ये रियल अकाउंट में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्चा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए साई सॉफ्टनेट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट में प्रचार प्रसार में जो अकाउंट होता है खर्चा किया, कमीशन अकाउंट, लाइट बिल अकाउंट। उसके बाद कुछ गोल्डन रूल्स अकाउंट्स के, इसको हमको हर समय ध्यान रखना है। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो गए उनको समझ में आ रहा होगा गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी ये रूल्स को याद रखना है। जैसे ट्रांजैक्शन करते समय सबसे पहले हमें डेबिट या क्रेडिट साइड का फैसला करना होता है कि डेबिट किधर जाएगा, क्रेडिट किधर जाएगा। तो गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट, हमने जैसे अकाउंट्स के बारे में बता दिया, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और डेबिटर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट में नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको एकदम फॉलो करेंगे। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसके बाद किसी भी बिजनेस को ठीक ढंग से चलाने के लिए या आवश्यक चलाने के लिए जरूरी है कि हम तरीके से उसका हिसाब रखें। या पहले ये कार्य पूरी तरह से मैनुअल होता था, लेकिन अब मैनुअल काम को बंद कर दिया गया है। अब मैनुअल काम में क्या होता था, बहुत देरी लगता था। मैनुअल काम करने के लिए जो भी मैनुअल काम करते थे उसको अकाउंट्स का बहुत जरूरी होता था। बिना अकाउंट बैकग्राउंड के आप मैनुअल वर्क नहीं कर सकते थे। तो अब क्या होगा, अब धारा बदल चुका है। अब जो भी अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, यदि अकाउंट्स का काम करते हैं तो उसको सबसे पहले किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, या टैली हो, फैक्ट हो, अकॉर्ड हो, किसी भी तरह का। लेकिन आज के डेट में सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा टैली है। तो टैली पे बेसिकली सभी कंपनी टैली पे ही वर्क करती है। कुछ कंपनियों का अपना भी सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग का, लेकिन कुछ बेसिक अकाउंट, क्योंकि जो काम करने का तरीका होता है या एंट्री करने का तरीका, यदि आप टैली में एक बार कर लेते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग दो तरह से हम लोग करते हैं, मैनुअल या कंप्यूटराइज। मैनुअल एंट्री करने का मतलब हो गया हाथ से एंट्री करना रजिस्टर पर, जबकि कंप्यूटर अकाउंटिंग का अर्थ है अकाउंटिंग या एंट्री करना, जो कि हम जहाँ घंटों में मैनुअल अकाउंटिंग से काम करते हैं वही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बिना किसी गलती से मिनटों में कर देते हैं। कंप्यूटर पर एंट्री करने के लिए हमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिससे कि टैली हमारे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की खास बात है कि इस पर अकाउंटिंग के बहुत आसानी से कार्य किया जा सकता है, और ये भारत और बाहर के कई देशों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली हो गया, मार्क हो गया, क्विक हो गया, बुक हो गया, एम प्रॉफिट हो गया, बिजी हो गया, अकॉर्ड हो गया इत्यादि, ये सब सॉफ्टवेयर चल रहे हैं मार्केट में। अब हम बात करते हैं, ये देखिए फिगर से देख सकते हैं अकाउंटिंग दो तरह का होता है, एक मैनुअल अकाउंटिंग, दूसरा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। उसके बाद मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। उसमें मैनुअल अकाउंटिंग में देखा लेजर रजिस्टर और इस फिर बुक का जरूरत पड़ता है। उसके बाद मान लीजिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जरूरत है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली हो गया, मार्क हो गया, अकाउंट हो गया, ETC। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान देना है, जिसमें कि आपको अकाउंट्स आगे जब करेंगे टैली में तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे ट्रेड मतलब क्या होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। ट्रेड का मतलब हो गया
व्यापार, अर्थात किसी से 1000 रुपये के माल खरीदा और उसे 1200 रुपये में बेचा तो 200 रुपये का जो लाभ दिया जाएगा उसे ट्रेड करना बोला जाएगा। 200 रुपये का हमने व्यापार किया। प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, ऐसा कोई वैधानिक कार्य जिससे करने से पूर्व अभ्यास की आवश्यकता हो और जिस कार्य से आय अर्जित हो वो पेशा कहलाता है। अर्थात जैसे अगर कोई गाना गाता हो तो गाना गाना उसका पेशा है, यदि कोई पढ़ाता है तो पढ़ाई उसका पेशा है, यदि तो जिस प्रोफेशन से उसको पैसा आता है वो उसका पेशा हो गया। बिजनेस, बिजनेस एक व्यापक शब्द है जिसमें ट्रेड और प्रोफेशन दोनों आते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक व्यापक शब्द है जिसमें ट्रेड और प्रोफेशन दोनों आते हैं। अर्थात किसी जगह पर जहां खरीद बिक्री के साथ प्रोफेशनल लोग भी काम पर लगे होते हैं उसे बिजनेस कहलाता है। उसका ओनर, ओनर मतलब मालिक, मतलब जैसे किसी फर्म का मालिक वह होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस का संचालन करता है और मालिक कहलाता है। मालिकियत तो दो तरह के होते हैं। ओनर, मालिक पहला है, हम कहते हैं एकाकी व्यापारी जिसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर। वह होता है जो अकेले बिजनेस पे पैसा लगाता है और लाभ एवं हानि स्वयं जिम्मेदार होता है, उसे एकाकी व्यापारी कहते हैं। मतलब प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस में स्वयं पैसा लगाए वो प्रोप्राइटर हुआ। उसके बाद होता है पार्टनर मतलब साझेदार। जब 2 या 2 से अधिक लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेस में लाभ और हानि के उत्तरदायी होते हैं, वो पार्टनर कहलाते हैं। बिजनेस में 20 तक साझेदार हो सकते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर, किसी बिजनेस में जब 20 से ज्यादा लोग हिस्सेदार हो तो वह अंशधारी कहलाते हैं, अर्थात अंश भर के मालिक होते हैं। कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे पूंजी बोला जाता है। वो पूंजी कैश भी हो सकता है या संपत्ति के रूप में हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं ड्राइंग या आहरण जिसको कहते हैं। मालिक अपने निजी खर्चे के लिए व्यापार में जब पैसा निकालता है तो उसे मालिक के निजी खर्चे या आहरण बोला जाता था। किसी व्यापारी के कपड़े की दुकान है, दिवाली आने पर उसने कपड़े अपनी ही दुकान से ले लिए तो उसे आहरण कहते हैं। और अपनी ही कैपिटल से पैसा या सामान लेना हो ड्राइंग को, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी का स्टेशनरी का दुकान है, स्टेशनरी का सामान अपने यूज के लिए लेता है तो उसका ड्राइंग अकाउंट में चला जाएगा। उसका आता है परचेज, परचेज मतलब परचेज का अर्थ होता है, परचेज का अर्थ होता है माल खरीदना। जो माल बेचने के लिए खरीदा जाए उसे हम परचेज कहते हैं। यदि याद रहे, टैली में भवन खरीदना, फर्नीचर खरीदना परचेज करना नहीं कहलाएगा। परचेज का अर्थ केवल स्टॉक या माल खरीदने जिसे बेचा जाएगा। उसके बाद आते हैं सेल्स। बिजनेस द्वारा जब कोई माल बेचा जाए उसे हम सेल्स या माल बेचना कहेंगे और टोटल सेल्स को टर्नओवर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो टोटल सेल्स होगा वही हमारा टर्नओवर होगा। परचेज रिटर्न, जब कोई माल किसी से खरीदे और किन्हीं कारणों से माल में कोई खराबी या गलत माल आ जाए तो माल वापस करना होता है, उसे परचेज रिटर्न कहलाएंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न, जब कोई माल बेचा जाए और बेचे गए माल में जब कुछ खराबी मिले या गलत माल मिल जाने पर आप उस माल को वापस लेंगे तो वह विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न कहलाएगा। स्टॉक, हमारे पास वर्तमान में जो भी माल रखा होता है वह हमारा स्टॉक कहलाता है। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसे हम साल का अंतिम रहती है मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। और साल के पहले जिस दिन माल प्रारंभिक रहता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक मतलब समझ गए, कहीं दिक्कत स्टॉक में नहीं ना। उसके बाद क्रेडिटर, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या उधार देती है, लेनदार या क्रेडिटर कहलाता है। संक्षेप में उधार माल बेचने वाले को क्रेडिटर कहते हैं। उदाहरण के लिए सपोज मान लीजिए राम ने अशोक को 5000 रुपये का माल बेचा तो यह राम क्रेडिटर कहलाएगा। डेबिटर, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदता है या रुपया उधार देता है वह देनदार या डेबिटर कहलाता है। संक्षेप में उधार माल खरीदने वाला डेबिटर कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे संजय ने अशोक से 5000 रुपये का माल बेचा तो वह संजय अशोक डेबिटर कहलाएगा क्योंकि अशोक ने माल खरीदा। अब आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब स्वामी के धन के अतिरिक्त बिजनेस का वित्तीय दायित्व, कर्जे लायबिलिटीज कहलाता है। वह धन जो व्यावसायिक उपकरण को दूसरे को देना है दायित्व कहलाता है। इस प्रकार दायित्व देयताएं हैं, ये सभी राशियां जो देनदारों को भविष्य में दे। उदाहरण के लिए लेनदार, देय, बिल, ऋण एवं अधिविक्रय इत्यादि। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज ये दायित्व है, वो कर्ज है जो बिजनेस में किसी को 1 साल बाद चुकाना होता है। उसका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को हम लोग कहते हैं। ये दायित्व हैं जो बिजनेस में 1 साल के अंदर चुकाना होता है। जैसे लेनदार कहा जाता है, इनकम कहा जाता है।
उसके बाद व्यावसायिक गतिविधियां अथवा अन्य गतिविधियों से किसी संगठन के नियल मूल्य होने वाले विदित इनकम होती है। इनकम एक व्यापक शब्द है जिसका लाभ भी शामिल होता है। आय इज इक्वल टू आगम माइनस व्यय, रेवेन्यू इज इक्वल माइनस एक्सपेंस। उसका डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम मतलब हो गया वह आय जो मुख्य व्यापार से आए, उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे मेन बिजनेस, उदाहरण के लिए अभी किसी कपड़े की दुकान है, उसकी डायरेक्ट इनकम कपड़े बेचने से आए, उससे जो इनकम हो डायरेक्ट इनकम हो गया। इनडायरेक्ट इनकम किसको कहेंगे? मुख्य व्यवसाय के अलावा अगर किसी से भी पैसा आए उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके कपड़े की दुकान है और आपके पास कुछ जगह ज़्यादा है और आपने आधी किराए पर दे दी है, उससे आने वाला पैसा या लाभ इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। एक्सपेंस व्यय जिसको हम कहते हैं। एक्सपेंस का अर्थ है खर्चों से जो दैनिक, साप्ताहिक और महीने आदि में होते हैं। उपयोग की गई वस्तुएं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। ये भी लागतें होती है जिससे किसी व्यवसाय से आय अर्जित करने की प्रक्रिया में व्यय किया जाता है। सामान्यतः एक्सपेंस को किसी अकाउंटिंग अवधि के दौरान एसेट के उपभोग अथवा प्रयुक्त की गई सेवाओं की लागत से मापा जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञापन व्यय, माने जो एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंस हो रहा है, कमीशन हो गया, या किराया हो गया, वेतन हो गया, फिर मजदूरी हो गया, फिर ब्याज हो गया, ये सब हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस किसी माल के उत्पादन से लेकर उसे विक्रय योग्य स्थिति में लाने पर जो खर्च होता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री बिल, मजदूरी, फैक्ट्री किराया, वेजेस, मजदूरी, ये सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या हो गया? कार्यालय से संबंधित सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इस पर ध्यान दीजिएगा, कार्यालय से संबंधित सभी खर्चे जैसे ऑफिस का किराया हो गया, लाइट हो गया, बिल हो गया, या व्यवसाय में कस्टमर्स को अपने उत्पादन की बिक्री अथवा सेवाओं को उपलब्ध कराने जाने से अर्जित की गई राशियां होती है। टैली का जब सॉफ्टवेयर हम खोल रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये हम डायरेक्ट लाइव बता रहे हैं, कैसे होगा एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम जो खोलेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड इसलिए खोलेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर एजुकेशनल मोड सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर सिंगल यूजर लेंगे और टैली में सबसे पहला काम हमारा होता है कंपनी बनाना, मतलब कंपनी क्रिएट करना। कंपनी मतलब कुछ भी हो सकता है। कंपनी जो भी फर्म का नाम होगा वही आपका कंपनी का। जैसे हमने कंपनी क्रिएट किया साई सॉफ्टनेट ट्रेनिंग, साई सॉफ्टनेट ट्रेनिंग नाम से हमारा एक कंपनी बना। अब यहाँ मांगेगा आपका उस कंपनी का एड्रेस। जैसे हमने एड्रेस दिया पटना, उसके बाद आपका किस कंट्री में वो मांगेगा, पिन कोड मांगेगा। पिन कोड आप जो भी देंगे पिन कोड लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी देना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर। उसके बाद यहाँ डिटेल ईमेल आईडी भी भरेंगे। करेंसी कौन सा रहेगा, रुपीज़ में, क्योंकि हमारा इंडियन करेंसी चल रहा है यहाँ पर। इन्वेंट्री विथ अकाउंटिंग दोनों करेंगे इसको। फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल बोर्ड सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर डेट नहीं चेंज होगा। जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो आप यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट डालेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी, यदि पासवर्ड डालना चाहो तो यस कर देंगे। जो भी पासवर्ड देंगे, पासवर्ड देने से क्या होगा कि आपका अकाउंट्स का जो भी वर्क होगा वो जो अकाउंटेंट है वो खुद खोल सकता है, जो काम कर रहा है वो खुद खोल सकता है, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है, ठीक है। पासवर्ड सिक्योरिटी देने के बाद यहाँ पर सब चीज़ करने के बाद यहाँ बेसिक करेंसी रुपीज़ ये आएगा, इंडियन रुपीज़। यहाँ पर जो भी डेसिमल प्लेसेस में पॉइंट में आएगा 2 पैसा है। यहाँ पर ये करने के बाद पूरा एंट्री मारने के बाद यहाँ पर यस कर देंगे। यस जैसे करेंगे तो आपका कंपनी क्रिएट हो गया। ये देखिए प्रोसेस देख रहा होगा, ये कंपनी क्रिएट होगा। जब कंपनी क्रिएट होगा इस तरह से आपका प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के बाद आपका साइड में दिखाएगा कि कंपनी जो क्रिएट हो गया उसका नाम दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है साई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ये हमारा कंपनी बन गया। अब आते हैं, सबसे पहला हम लोग ये एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला जो एंट्री जो हमने कर रहे हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जैसा हमने बताया था आपके पास कैपिटल होना जरूरी है। तो कैपिटल अकाउंट, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एम कुमार स्टार्टेड साई सॉफ्टनेट बाय ब्रिंगिंग कैश ₹10 लाख। मतलब एम कुमार ने साई सॉफ्टनेट कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया 10 लाख रुपए कैश से। इसका एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहला एंट्री है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला किसी भी एंट्री का क्वेश्चन हमारा है, एम कुमार स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश ₹10 लाख। तो सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे? लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे।
अकाउंट इन्फो में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, क्विक। तो सबसे पहले हम लेजर बनाना है। लेजर किसका बनाना है? तो हमारा लेजर बनेगा सिंपल सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, दो तरह का लेजर आता है इसमें बना हुआ। हम लोग सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे, मल्टीपल नहीं। मल्टीपल का ही बताएंगे किस तरह से मल्टीपल लेजर बनाना है। सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर किस नाम से होगा? तो यहाँ पर क्योंकि पैसा लगा रहा कौन? एम कुमार, तो एम कुमार यहाँ ध्यान दीजिएगा लेजर क्रिएशन में, एम कुमार कैपिटल अकाउंट, एम कुमार कैपिटल अकाउंट बना। अंडर किस में जाएगा? अंडर कैपिटल अकाउंट। अंडर किस में रहेगा? कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कोई पैसा का लेन देन हम लोग नहीं करना है। यहाँ पर हो गया एम कुमार कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हमारा लेजर बन गया। लेजर जैसे ही बनेगा आपका एक लेजर कंप्लीट हो गया, एस्केप मार के बाहर आएंगे। उसके बाद आगे टर्न हमारा वाउचर क्रिएशन है। वाउचर क्रिएशन करने से पहले हम डिस्कस करेंगे टैली में कितने तरह का वाउचर होता है। तो वाउचर क्या होता है उस पर हम चर्चा कर ले पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे वाउचर क्रिएशन होगा, किस तरह से वाउचर बनाएंगे। तो वाउचर क्रिएशन में ये स्टेप है। वाउचर एंट्री से पहले समझेंगे कि वाउचर होता क्या है। वाउचर एक प्रकार का लिखित विवरण होता है, इसमें सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लेन देन का विवरण होता है। वाउचर व्यवसाय का महत्वपूर्ण भाग है। यह सभी प्रकार के व्यवसाय में वाउचर का उपयोग होता है। टैली में हम इसी अनुसार वाउचर एंट्री किया जाता है। अब कितने तरह का वाउचर होता है? तो सबसे पहले हम दो तरह का बात करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर का। तो अकाउंटिंग वाउचर वह वाउचर जिसमें वित्तीय लेन देन हिसाब किताब रखा जाता है। तो कितने तरह का अकाउंटिंग वाउचर है? तो कॉन्ट्रा जिसका शॉर्टकट है F4, उसका पेमेंट वाउचर जिसका शॉर्टकट F5 की होता है, रिसिप्ट F6 होता है, जनरल F7 होता है, सेल्स का F8 होता है, क्रेडिट नोट वाउचर का कंट्रोल प्लस F8, परचेज वाउचर का F9, मेमो वाउचर का कंट्रोल प्लस F10 और डेबिट नोट वाउचर का कंट्रोल प्लस F9। उसके बाद हम सबसे पहला बात करते हैं कॉन्ट्रा का। कॉन्ट्रा क्या होता है? कॉन्ट्रा प्रविष्ट निम्नलिखित प्रकार के फंड संबंधित स्थानांतरित को दर्शाता है, जैसे कि कैश टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अर्थात कॉन्ट्रा मतलब बैंक से संबंधित जो भी लेन देन होगा वो कॉन्ट्रा में करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित स्टेप का पालन करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और F4 बटन को दाब देंगे तो कॉन्ट्रा हमारा में चला जाएगा एंट्री। उसके बाद दूसरा एंट्री है पेमेंट वाउचर। इस वाउचर का उपयोग टैली में भुगतान संबंधित व्यवहारों के लिए किया जाता है। पेमेंट वाउचर का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप का पालन करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और F5 का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा है जर्नल वाउचर। यह अकाउंटेंट वाउचर है जिसका उपयोग डेबिट और क्रेडिट राशि को नगद अथवा बैंक खातों में शामिल किया जाए बिना समायोजित करने के लिए किया जाता है। जनरल वाउचर का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप को पालन करते हैं, जैसे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और F7 बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद है रिसिप्ट वाउचर। यह अकाउंटिंग वाउचर है जिसका उपयोग किसी पार्टी या दूसरे प्रकार से पेमेंट या राशि प्राप्त करने पर इस वाउचर का उपयोग करेंगे। रिसिप्ट का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप का पालन करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और F6 बटन का प्रेस करेंगे। सेल्स वाउचर यह एक अकाउंटिंग वाउचर है। इसका उपयोग क्रय विक्रय संबंधित लेन देन होने पर किया जाता है। सेल्स वाउचर का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित स्टेप का पालन करते हैं। गेटवे ऑफ टैली, वाउचर में जाएंगे, उसके बाद F8 प्रेस करेंगे। फिर है परचेज वाउचर। यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसका उपयोग क्रय विक्रय संबंधित लेन देन होने पर किया जाता है। परचेज वाउचर का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप का पालन करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और F9 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर गोल्डन रूल्स है, इसको देख लेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है? इन्वेंट्री वाउचर का है जिस तरह अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग वाउचर का काम होता है उसी तरह से इन्वेंट्री वाउचर में होता है। यह प्राप्त अथवा भेजे गए माल स्टॉक को रिकॉर्ड रखता है। तो कितने तरह का इन्वेंट्री वाउचर इसको समझने के लिए पहला रिसिप्ट नोट जिसको Alt प्लस F9 दाबेंगे, डिलीवरी नोट Alt प्लस F8, रिजेक्शन आउट कंट्रोल प्लस F5, रिजेक्शन इन कंट्रोल प्लस F6, स्टॉक जर्नल Alt प्लस F7, फिजिकल स्टॉक कंट्रोल प्लस F7, सेल्स ऑर्डर कंट्रोल प्लस F8, परचेस ऑर्डर कंट्रोल प्लस F9। हम बात करें पहला है कि रिसिप्ट नोट वाउचर। रिसिप्ट नोट वाउचर क्या है? यह एक इन्वेंट्री वाउचर है जिसका माध्यम से हम परचेस के लिए ऑर्डर दिए हुए माल गुड्स के प्राप्ति होने पर रिसिप्ट नोट एंट्री किया जाता है। रिसिप्ट नोट पर एंट्री करते हैं हमारा स्टॉक दिखना प्रारंभ हो जाता है। रिसिप्ट नोट वाउचर का शॉर्टकट की Alt प्लस F9 होता है। उसके बाद है डिलीवरी नोट वाउचर। डिलीवरी नोट वाउचर है यह एक इन्वेंट्री वाउचर है जिसका माध्यम से हम सेल्स के लिए ऑर्डर प्राप्त होने पर माल गुड्स को भेजने के बाद डिलीवरी नोट
वाउचर में एंट्री किया जाता है। डिलीवरी नोट वाउचर में एंट्री करते ही हमारा स्टॉक कम हो जाता है और डिलीवरी नोट वाउचर का स्टॉक कंट्रोल शॉर्टकट है Alt+F8। उसके बाद रिजेक्शन आउट वाउचर, यह एक इन्वेंट्री वाउचर है जिसका माध्यम से हम परचेस के लिए ऑर्डर दिए हुए माल गुड्स के प्राप्ति होने पर कुछ आइटम डैमेज या किसी अन्य कारण से जब आइटम को वापस किया जाता है तो रिजेक्शन और वाउचर में एंट्री किया जाता है। रिजेक्शन और वाउचर में एंट्री करते ही हमारा स्टॉक में से आइटम घटकर दिखना प्रारंभ हो जाता है। रिजेक्शन और वाउचर का शॉर्टकट Ctrl+F5 होता है। उसका रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर एक वाउचर जिसके माध्यम से हम सेल्स के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए माल गुड्स के डिलीवर होने पर कुछ आइटम डैमेज या किसी अन्य काम करने से जब आइटम वापस आ जाता है तो रिजेक्शन इन वाउचर में एंट्री किया जाता है। रिजेक्शन इन वाउचर में एंट्री करते ही हमारा स्टॉक में से आइटम दिखना प्रारंभ हो जाता है। रिजेक्शन इन वाउचर का शॉर्टकट Ctrl+F6 होता है। स्टॉक जर्नल वाउचर, यह एक इन्वेंट्री वाउचर है जिसके माध्यम से हम स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं। शॉर्टकट की है Alt+F7। जैसे कि हमारे पास गोडाउन में पहला होम गोडाउन है, दूसरा ऑफिस गोदाम है जिससे हम स्टॉक रखते हैं। स्टॉक जनरल वाउचर का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के भी किया जाता है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए हम BOM बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। फिजिकल स्टॉक वाउचर, फिजिकल स्टॉक वाउचर का उपयोग वास्तविक स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसे वेरीफाई या काउंट किया जा सकता है। जब हम हमारे पुस्तकों में दिए गए स्टॉक और फिजिकल स्टॉक मैच नहीं होता है तो हम डिफरेंस स्टॉक एंट्री हम फिजिकल स्टॉक वाउचर में करते हैं। शॉर्टकट किसका Ctrl+F7। सेल्स ऑर्डर वाउचर, सेल्स ऑर्डर वाउचर ये एक इन्वेंट्री वाउचर है जिसके माध्यम से हम सेल्स के लिए माल गुड्स के ऑर्डर प्राप्त होते हैं जिसका हम सेल्स ऑर्डर वाउचर में एंट्री किया जाता है। सेल्स ऑर्डर वाउचर में एंट्री करने से स्टॉक में कोई अंतर नहीं दिखता है। सेल्स ऑर्डर का डिलीवरी नोट वाउचर में एंट्री करने पर ही स्टॉक कम होता है। सेल्स ऑर्डर वाउचर का शॉर्टकट Ctrl+F8 होता है। परचेज ऑर्डर वाउचर, परचेज ऑर्डर वाउचर ये एक इन्वेंट्री वाउचर जिसका माध्यम से हम परचेज के लिए माल गुड्स के ऑर्डर देते हैं जिसका हम परचेज ऑर्डर वाउचर में एंट्री किया जाता है। परचेज ऑर्डर वाउचर में एंट्री करने के स्टॉक नहीं दिखता है। परचेज ऑर्डर का रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री करने पर ही स्टॉक ऐड होता है। परचेज ऑर्डर वाउचर का शॉर्टकट Ctrl+F9 होता है। तो हमने लेजर बनाना बता दिया है। जिनको दिक्कत होगा देख समझ लीजिए एक बार और लेजर कैसे बनाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। दो तरह का लेजर आता है, एक सिंगल लेजर, एक मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में सिंगल लेजर बनाना, सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे और मल्टीपल लेजर बनाना हो तो मल्टीपल। उसके बाद यदि एंट्री नहीं करो इसके बाद बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने लेजर बनाया था M कुमार कैपिटल अकाउंट उसके कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे। तो वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर को अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये हमारा जो वाउचर होगा वो होगा, क्योंकि ये कंपनी से लेन देन हो रहा है, पहला बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में जिसका शॉर्टकट हमारा है F6। रिसिप्ट में जाएंगे और वहाँ पर क्योंकि ये एंट्री क्या था हमारा, एंट्री हमारा कैश था। M कुमार स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश, यहाँ कैश लिखेंगे और यहाँ पर किस नाम से हमने लेजर बनाया था, M कुमार कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जैसे M लिखे M कुमार कैपिटल अकाउंट का लेजर हमारा बन गया। अमाउंट क्या था, अमाउंट हमारा 10 लाख, 1000, 100, 1000, 10,000, 10। हमारी ये एंट्री हो गया। ये ध्यान से देखेंगे, एंट्री हो गया, रिसिप्ट में गए और यहाँ पर हमने एंट्री कर दिया, पहला एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से पहला एंट्री कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन M कुमार, दूसरा क्वेश्चन M कुमार ने इस कंपनी को तो खोल लिया 10 लाख पूंजी लगा के। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि M कुमार ने 22,500 रुपया का कंप्यूटर खरीदा, कैश में नगद 22,500 का कंप्यूटर खरीदा। जब नगद 22,500 का कंप्यूटर खरीदा तो इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो सेम स्टेप है, बैठ जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा लेजर बनाना। अकाउंट इन्फो में जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे और लेजर बनाएंगे। किसका लेजर बनाएंगे, तो कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर हमारा जो एसेट्स है, किस तरह का एसेट्स है, कंप्यूटर हमारा हो जाएगा फिक्स एसेट्स। यहाँ देखिए ये जो बगल में दिख रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, आप किसको कहाँ पर रखेंगे ये आपको ध्यान रखना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि M कुमार ने कंप्यूटर खरीदा 22,500 का। तो 22,500 का कंप्यूटर खरीदा
तो इसका एंट्री किस तरह से करेंगे। इसकी एंट्री के लिए सबसे पहले हम कोई भी एंट्री के लिए लेजर बनाएंगे। सबसे पहले लेजर बनाते हैं। किसका लेजर बनाएंगे, तो कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। COMPUTER, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर का लेजर बना। और कितना का खरीदा, किस कंप्यूटर किस में आएगा, तो कंप्यूटर आएगा फिक्स एसेट में। यहाँ फिक्स एसेट में ये ध्यान रखिएगा कि बगल में हमारा आ रहा था ये पॉइंट, ये जो हमारा जा रहा है, ये सब लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है। जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैपिटल अकाउंट, जो भी मद में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब यदि डायरेक्ट एक्सपेंस पे रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस मद में जाएगा। इस चीज आपको ध्यान देना है, किसमें किसको रखना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट्स में आ गया और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो अब हमारा एंट्री तो हो गया। यहाँ पर पेमेंट की एंट्री नहीं है। पेमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। वो हमारा है कि कंप्यूटर खरीदे तो हमने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा हमने तो हमने पेमेंट किया तो एक वाउचर क्रिएट करेंगे। पेमेंट वाउचर में इसका एंट्री करेंगे। तो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट हमारा है F5 प्रेस करेंगे। F5 की प्रेस करते ही हमारा पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट आएगा क्योंकि ये कैश लिए थे तो कैश लिखे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। क्या लिए थे हमने, यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर, कितना का, तो 22,500 का हमने कंप्यूटर लिया। ठीक है, ये 22,500 हमारा दिख गया। ये हमारा दो एंट्री हमने दिखाया। पहला एंट्री हमारा कंपनी का। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे, जब हम बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट यहाँ देखते हैं, रिपोर्ट्स में जाते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं। यहाँ दिख रहा है टोटल कैपिटल 1 लाख है, फिक्स एसेट हमारा 22 है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 10 लाख रुपये कैपिटल था और 10 लाख में 22,500 रुपये हमारा खर्चा हुआ। इतना हमारा करेंट एसेट बचा हुआ है, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद हम अगला एंट्री करते हैं। अगला एंट्री हमारा है जो कि मिस्टर कुमार ओपन ए बैंक अकाउंट। मिस्टर कुमार ने एक बैंक अकाउंट खोला, किसी भी बैंक में। सपोज हम लोग मानते हैं कि SBI में एक अकाउंट खोला, जिसमें कि 10,000 रुपया से एक बैंक अकाउंट खोला। इसका एंट्री कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। सबसे पहले हमने बताया था कि एक लेजर बनाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए सेम स्टेप है आपका। अकाउंट इन्फो में जाएंगे और लेजर बनाएंगे। लेजर करेंगे, किसका लेजर बनाना है हमको, लेजर हमको बैंक अकाउंट का बनाना है। तो किस बैंक में, जैसे SBI हम लिए SBI अकाउंट अंदर किस में जाएगा, अंडर बैंक अकाउंट। ये ध्यान रखेंगे, बैंक संबंधित काम करते हैं, अंदर बैंक अकाउंट में जाएंगे। यहाँ बैंक लिखे, अंडर बैंक अकाउंट आ गया। उसके बाद हम यहाँ से एंट्री इसका कर देंगे। अब हम इसका बैंक अकाउंट हमारा खुल गया। बैंक अकाउंट खुलने के बाद अब इसका एंट्री हम लोग करेंगे। इसका एंट्री करने के लिए हम लोग फिर जाएंगे दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जब जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जैसे ही आएंगे, क्योंकि हमने बताया था जब हम वाउचर का टाइप बता रहे थे उस समय हम कॉन्ट्रा के बारे में बताए थे। कॉन्ट्रा मतलब बैंक संबंधित जो भी लेन देन होगा वो कॉन्ट्रा में करेंगे। तो कॉन्ट्रा का जो शॉर्टकट होता है वो हमारा है F4 प्रेस करेंगे कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा में हम क्या करेंगे, तो बैंक संबंधित लेन है, तो क्योंकि ये हम ये किसको कैश डाले, किसमें डाले, कैश को SBI, हमारा SBI का नाम से लेजर कितना का, तो हमने अकाउंट खोला 10,000 रुपया से। 10,000 रुपया हम यहाँ पर एंट्री कर दिए। ये हमारा एंट्री पूरा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने ऑफिस स्पेस लिया। जैसे M कुमार ने, अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन में दिखाया कि M कुमार ने ऑफिस स्पेस लिया 2500 रुपये में, और जिसके लिए उसने डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया 25,000 रुपया। 25,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट किया। तो सबसे पहला जो हम इसका लेजर बनाएंगे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि किसी भी जगह का ऑफिस एक रेंट लिया 2500 रुपये में और 25,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट किया। तो सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे, वो लेजर होगा हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट करके लेजर बनाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अकाउंट इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर हम लेजर में जाएंगे और लेजर हमारा किसका बनेगा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का। सिक्योरिटी SECUR सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर क्या रहेगा, अंडर ये रहेगा हमारा, देखिए डिपॉजिट एसेट्स।
डिपॉजिट एसेट्स का मतलब क्या होगा, ये भी एसेट्स है लेकिन इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब भी खाली करेंगे मकान तो हमको उसका जो हमने डिपॉजिट किया था वो मिल जाएगा। डिपॉजिट एसेट्स के अंदर इसका लेजर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिपॉजिट एसेट के अंदर लेजर बन गया इसका। अब हम क्या करेंगे, लेजर तो हमारा बन गया, उसके बाद इसका वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री के लिए जैसा स्टेप होता है अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम जो प्रेस करेंगे वो पेमेंट वाउचर में इसका एंट्री करेंगे। पेमेंट वाउचर में ये एंट्री करेंगे तो पेमेंट में जाएंगे हम, और उसके बाद पेमेंट वाउचर में जब एंट्री करेंगे, क्योंकि ये एंट्री हमारा क्या था, कैश नहीं था, बैंक था, चेक से था। चेक से था तो हमारा जो यहाँ पर बैंक हमारा कौन सा है, SBI। यहाँ देखिए SBI दिखेगा, SBI। और हमारा किसके लिए हमने डिपॉजिट किया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट एसेट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया, कितना था हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 का था। 25,000 हमने यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि 2500 रुपया जो रेंट है उसका क्यों नहीं एंट्री करेंगे, क्योंकि रेंट उस महीना नहीं देना है, रेंट अगले महीना देना है, इसलिए उसका एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर 2500 का एंट्री करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एंट्री करने के बाद यस कर देंगे, एंट्री हमारा ये 4th एंट्री हमारा पूरा हो गया। अब जो हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है वो है हमारा मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे। मल्टीपल लेजर बनाने के लिए किस तरह से क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जैसे मिस्टर कुमार इशू चेक टू परचेज द फॉलोइंग आइटम। कुछ आइटम मिस्टर कुमार ने खरीदा ऑफिस के लिए, जैसे एक मोबाइल फोन खरीदा जिसका कीमत 6,000 था, फर्नीचर खरीदा जिसका कीमत 20,000 था, एयर कंडीशन खरीदा जिसका कीमत 20,000 था, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग किया जिसमें 16,000 खर्चा हुआ। ये सब जितना भी आइटम है इसका एंट्री करना हमको एक साथ। तो सबसे पहले हम इसका एंट्री करने के लिए किस में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। हमने सिंगल लेजर क्रिएट करना बताया था। अब आप ध्यान से इसको देखेंगे कैसे मल्टीपल, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आप देख रहे थे, एक सिंगल लेजर का, दूसरा मल्टीपल लेजर का। तो मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए मल्टीपल लेजर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जितने भी एंट्री हमने बताया है, मोबाइल फोन या फर्नीचर या एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये जितने भी आइटम ये सब फिक्स एसेट्स है। तो इसका एंट्री किस पे करना है, फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट यहाँ पर आ जाएगा। और सबसे पहला एंट्री हमको करना है सेल फोन। सेल फोन सबसे पहला सेल फोन है हमारा। उसके बाद फर्नीचर है। सेकंड अमाउंट यहाँ नहीं लिखेंगे, ध्यान से भी अमाउंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा फर्नीचर, तीसरा हमारा AC, फोर्थ हमारा जो एंट्री है वो इलेक्ट्रिक फिटिंग है। इलेक्ट्रिक फिटिंग, ठीक है। शॉर्टकट हमने दे दिया, ये हमारी एंट्री हो गया। अब प्रोसेस वही है, जब हम एंट्री कर दिए इतना सारा किए तो इसका हम लोग अब लेजर बनाएंगे। तो वाउचर एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। इसके लिए हमने जब लेजर बना दिया मल्टीपल लेजर, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि ये जितने भी एंट्री है ये हमारा बैंक के थ्रू हो रहा है, SBI कर देंगे, क्योंकि ये कैश नहीं चेक से पेमेंट हो रहा है। तो सबसे पहला सेल फोन। सेल फोन कितना का है, तो यहाँ पर सेल फोन यहाँ दिया हुआ है। सेल फोन का जो अमाउंट था वो हमारा था 6,000 का। 6,000 हमने 6,000 दिया सेल फोन में। सेकंड एंट्री था हमारा फर्नीचर, जो लेजर बना फर्नीचर। फर्नीचर में आपका एक्सपेंस था 20,000 का, हमने 20,000 फर्नीचर का दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा था थर्ड एंट्री हमारा AC में हमने दिया 15,000। उसके बाद इलेक्ट्रिक फिटिंग में हमने 20,000। इस तरह से एंट्री करेंगे तो हमारा एंट्री 61,000 का एंट्री हुआ। तो ये आपका मल्टीपल लेजर में एंट्री, क्योंकि पेमेंट वाउचर में, क्योंकि पेमेंट किया अकाउंट से किया, बैंक के माध्यम से किया, इसलिए हमारा SBI अकाउंट वहाँ लिखा रहा, ठीक है। उसके बाद स्टेप करा देंगे। ये हमारा 4th एंट्री हो गया। अगला एंट्री जो हम
अगला जो एंट्री हम बता रहे हैं उसमें है कि कोई भी कंपनी में स्टाफ होते हैं उसको सैलरी देना हो, तो एम कुमार की जो कंपनी है साई सॉफ्टनेट, उसने अपने स्टाफ को सैलरी दिया। तो जो सैलरी था हमारा वो 20,000 का सैलरी था। तो सैलरी का एक लेजर बनाएंगे, सबसे पहले वाउचर एंट्री करेंगे, सैलरी लेजर बनाएंगे। तो लेजर जाएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर और क्रिएट करेंगे सैलरी। जब सैलरी बनाएंगे, सैलरी का जब एंट्री होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे होगा। किस पे होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी का ध्यान रखेंगे, सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे एंट्री करेंगे और सैलरी का एंट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कर देंगे। उसके बाद जब वाउचर बनाएंगे, क्योंकि हमने पेमेंट किया 12,000 या 20,000 जो भी सैलरी हमारा, वो हम कैश नहीं किए, बैंक के थ्रू किए। तो इसका एक लेजर जब बनाएंगे उसका वाउचर एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और पेमेंट में जाएंगे। किस में जाएंगे? पेमेंट में। तो बैंक हमारा SBI है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने बैंक क्रिएट किया था SBI। और यहाँ पर सैलरी अकाउंट, सैलरी कितना था? सब कुछ 20,000 सैलरी था, 20,000 का हमने एंट्री कर दिया। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया सैलरी अकाउंट। तो अब हम देखेंगे, जब हम जाएंगे टोटल रिपोर्ट देखना होगा, बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हमको दिखाएगा टोटल यहाँ पर कि हमारा कैपिटल अकाउंट के पूरे डिटेल आपको दिखा देगा। कैपिटल अकाउंट क्या है, क्या कहाँ पैसा क्या क्या, रिसिप्ट में कितना पैसा गया है, पूरा चीज़ आपका डिटेल बैलेंस शीट में दिखा देगा। तो यहाँ पर समझने वाला चीज़ है कि जब हम टैली खोलते हैं तो टैली में इतना सारा चीज़ आएगा। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में आएगा ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाना मतलब आप जब ग्रुप में जाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले देखेंगे, जब आप एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस सब बना हुआ बाय डिफॉल्ट ग्रुप है। यहाँ पर आप अपना भी ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए कुछ नहीं है, आप यहाँ जाएंगे क्रिएट में, ग्रुप बन जाएगा। सिंगल ग्रुप बनाना चाहते हैं, मल्टीपल ग्रुप बनाना, जैसे कि मान लीजिए हमने एक नया ग्रुप बनाया साई कैपिटल नाम से ग्रुप बनाया और ये ग्रुप हमारा अंडर कैपिटल अकाउंट में चला गया। हमने दिया कैपिटल अकाउंट में रहेगा। ये ग्रुप जो दिखेगा कहाँ हमको, जब हम जाएंगे लेजर बनाने, जब हम लेजर बनाने जाते हैं तो अकाउंट में जाएंगे, जब लेजर बनाने तो यहाँ पर हमारा क्रिएट जब करेंगे, जैसे कि कुछ भी हम बना रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे अंडर किस में रखना चाहते थे, साई कैपिटल में रखना चाहते थे, SAI करेंगे तो हमारा बना हुआ होगा अंडर कैपिटल अकाउंट। जाएंगे साई कैपिटल, यहाँ देखिए ये दिख रहा होगा साई कैपिटल, यहाँ साई कैपिटल हमारा बन गया। साई कैपिटल ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट लिखा रहेगा। तो मतलब ग्रुप बनाने का मतलब हो गया किस ग्रुप पे रखना चाहते हैं। ग्रुप दो तरह का होता है, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। आप बना सकते हैं सिंगल ग्रुप में या मल्टीपल। उसके बाद हमने लेजर बनाना बता दिया, वाउचर टाइप बता दिया और कुछ में तो बाहर निकल जाएंगे इससे। उसके बाद ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग वाउचर हमने बताया अभी। उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर अलग चीज़ है। इंपोर्ट तक डाटा लाना जाना कहीं से, रिपोर्ट दिखाएगा, बैलेंस शीट दिखाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट नेट लॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए नेट लॉस दिख रहा है यहाँ पर, मतलब एंट्री हमारा लॉस में चल रहा है ये। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टॉक बताएगा, स्टॉक क्या है हमारा, स्टॉक में हम एंट्री करेंगे। अभी स्टॉक में कुछ एंट्री नहीं किया इसलिए दिखा रहा है ब्लैंक स्टॉक एंट्री। उसके बाद डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले में देखना चाहते हैं हम, इसलिए मान लीजिए हम देखना चाहते हैं अकाउंट बुक, डे बुक या ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे, ट्रायल बैलेंस दिखा देगा। देखिए ट्रायल बैलेंस दिख रहा है ना। फिक्स एसेट क्या क्या है, तो हमने फिक्स एसेट एक दिया था, फिक्स एसेट पे क्या क्या AC कंप्यूटर ये सब एंट्री किया था, ये हमारा फिक्स एसेट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो भी करेंगे यहाँ पर दिखेगा हमारा डे बुक है, डे बुक दिखाएगा। मतलब आपको टैली में कोई चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब चीज़ बन जाएगा। अब हम बात करते हैं क्योंकि आपको हमने दिखाया कि टैली में किस तरह से एंट्री करना है, टैली में बेसिक एंट्री किस तरह से किया जाए उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, टैली में सबसे पहला काम होता है उसका लेजर बनाना। लेजर बनाने के बाद सेकंड काम होता है उसका वाउचर एंट्री करना। कितने तरह का वाउचर होता है हमने बताया, किस तरह से वाउचर का शॉर्टकट का यूज़ करेंगे वो बता दिया गया। अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर का जो अकाउंटिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा GST जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। अन्य टैक्स जैसे उत्पादन कर, विक्रय कर, वैट, अन्य लगभग 50 से अधिक करों को मिलाकर GST का निर्माण किया गया था, जिससे भी टैक्स सरल किया जा सके। इस GST काउंसिल द्वारा मैनेज किया, जैसे GST काउंसिल द्वारा जिसके वित्त मंत्री की अगुवाई में पूरा काउंसिल कार्य करता है।
जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर भी कहा जाता है। जीएसटी की दरें मुख्य रूप से 5%, 12%, 18%, 28% होती है। उसके बाद कितने तरह का जीएसटी होता है? सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के प्रकार का। हम पहला बात करते हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा बात करते हैं सीजीएसटी, जिसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा आईजीएसटी, जिससे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं जीएसटी इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, जीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। उसके बाद एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट गुड्स एवं सर्विस टैक्स। यह जीएसटी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जैसे बिहार सरकार हो गई, जैसे यदि कंप्यूटर खरीदते तो 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, इसमें 9% एसजीएसटी के रूप में लगाया जाता है। और एसजीएसटी केवल स्टेट के अंदर ही खरीदी बिक्री करने के लिए लगाया जाता है। अर्थात स्टेट के अंदर कोई व्यक्ति माल खरीदता है और माल बेचता है तो उसे एसजीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहते हैं। सीजीएसटी एक स्टेट के अंदर खरीदी और बिक्री करने पर लगाया जाता है। जैसे हमने मान लिया टीवी खरीदते हैं और उसके ऊपर 18% जीएसटी दिया जाता है, तो बिल में 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी के नाम से एंट्री किया जाता है। इस प्रकार कुल 18% जीएसटी हमको देना पड़ेगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी को जब हम एक किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में लेन देन करते हैं तो आईजीएसटी लगाया जाता है। जैसे मैंने एक माल को बॉम्बे से ले आया और उसे छत्तीसगढ़ में या किसी अदर स्टेट में बेचा, इस प्रकार दो राज्यों के बीच में लेन देन हो रहा है, तो इस प्रकार के लेन देन में आईजीएसटी लगाया जाता है। जैसे कि कोई मैं वॉशिंग मशीन खरीदता हूं तो उसके ऊपर आईजीएसटी 18% लगाया जाएगा। जीएसटी नंबर की बात करते हैं, यह 15 अंकों का नंबर होता है। जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप लोग इस पे ध्यान देंगे, जीएसटीआईएन। बहुत सारे लोग से जीएसटीआईएन जानते तो हैं, लेकिन जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें 5 भागों में बटा होता है। पहला होता है स्टेट कोड, दूसरा होता है पैन नंबर आपका, इंटाइटी नंबर, डिफॉल्ट लेटर और चेक सम डिजिट। इस तरह का आपका फॉर्मेट रहता है। फॉर्मेट जीएसटी का इस तरह से रहता है। 15 अंकों का जीएसटी का नंबर रहता है और 15 अंकों में पहला जो रहता है स्टेट कोड, पैन नंबर, इंटाइटी नंबर या डिफॉल्ट लेटर और चेक सम डिजिट होता है। अगर हम टैली में जानकार हैं और टैली का कार्य करना चाहते हैं तो हमें टैली में जीएसटी का ज्ञान अति आवश्यक है। मतलब आपके पास यदि जीएसटी का नॉलेज नहीं है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहले नहीं था, जुलाई 2019 के बाद जोड़ा गया है। आपको टैली का लेटेस्ट वर्जन टैली ERP 9 में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन दिया हुआ है, इस स्क्रीन को ध्यान से समझेंगे कैसे जीएसटी का। यहाँ पर जब टैली जो लेटेस्ट वर्जन खोलेंगे तो उसमें देखिएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यदि नो रहेगा तो आपका सर्विस टैक्स का जीएसटी का एंट्री नहीं लेगा। वहाँ यस कर देंगे, उसका सेल्फ एड्रेस जीएसटी डिटेल यहाँ नो किया हुआ है, ये रहे इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी है नो करेंगे। जैसा है ये सेटिंग करेंगे, उसके बाद टैली में जीएसटी की एंट्री करने के लिए हमें इन चरणों का पालन करना। सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, F11 फीचर पर जाएंगे, कंपनी फीचर में जाकर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाने के बाद आपको इसका डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे, उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस कर देंगे। वहां नो था, उसको यस कर देना है। यस करते ही आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगा जिससे हम संपूर्ण जानकारी भरना, जैसे स्टेट जीएसटी नंबर, पीरियड ऑफ जीएसटी नंबर इत्यादि हमको दिखाई। जैसे यहाँ पर स्टेट यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार, जो भी स्टेट दिखेगा। रजिस्ट्रेशन टाइप है, यहाँ पर किस तरह जीएसटी वैलिड फॉर एप्लीकेबल फॉर्म ये आ जाएगा। जीएसटी नंबर आपका आ जाएगा, पीरियड मंथली को भरना पड़ेगा। ये सब भर देते हैं पूरा चीज। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इस सभी जानकारी को भरकर जब हमारा जीएसटी टैली में एक्टिव हो जाएगा तब आपको 3 प्रकार के लेजर क्रिएट करने होंगे। एसजीएसटी का, एक सीजीएसटी का, एक आईजीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा। एसजीएसटी मतलब जैसा कि हमने बताया कि यह स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इसमें हम टैली में एसजीएसटी के नाम से जाता है। एसजीएसटी @9%, एसजीएसटी @6%, एसजीएसटी @14% के नाम से बन सकता है। इस लेजर को बनाते समय ध्यान रखें कि टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी सिलेक्ट करें और उसे परसेंट देना ना भूले। इस प्रकार से भी जानकारी भरकर सुरक्षित करें। जैसे यहाँ पर दिया वाउचर में, लेजर वाउचर में डिस्प्ले देखिए, नेम एसजीएसटी @9% हमने दिया। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे इसको। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी हो गया, स्टेट हो गया, जो भी स्टेट टैक्स है, और 9% परसेंटेज जरूर देंगे। 9% से 9% कैलकुलेट करेगा। उसके बाद हम
फिर एंट्री प्रेस करेंगे। फिर CGST हम बात करते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पहले से बताया है यह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और इसमें हम टैली में CGST नाम से बनाएंगे। CGST 9%, 6% और 14% नाम से बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से CGST लिखेंगे और परसेंटेज यहाँ डालेंगे। GST है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालेंगे, करंट लायबिलिटीज में चला जाता है, ये टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स GST हो जाएगा। उसके बाद हम फिर इंटर मारेंगे। अगला हमारा जो एंट्री है, अब हम तीनों लेजर बनाकर तैयार है। अब स्टॉक आइटम बना लेंगे। स्टॉक आइटम बनाते समय ध्यान रखें कि सेट अल्टर GST डिटेल को यस जरूर कर देंगे। यस करते ही आपको GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम में टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करे और इंटीग्रेटेड टैक्स रेट डाले, जैसे 18%, 20%, 12% और 5% अपने स्टॉक आइटम की GST दर के अनुसार निर्धारित करें। जैसे हमारा एक स्टॉक आइटम बन रहा माउस का, ध्यान देंगे इस पे फिगर पे, अंडर प्राइमरी दिए, पीसेस दिए, यहाँ पर GST एप्लीकेबल हमने दे दिया है, टाइप ऑफ गुड्स दिया, रेट ऑफ ये हम इंटरप्रेस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा GST डिटेल। GST डिटेल में यहाँ देंगे माउस दिए, अननोन टैक्सेबिलिटी, रेट हमारा नहीं पता, रेट दिए, ट्रेड टाइप, उसका टैक्सेबल हमने कर दिया। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी अननोन है, टैक्सेबल कर देंगे उसको। और बाउचर में जाकर एंट्री करते, जैसे ही आप नीचे देख रहे हैं हमने स्टॉक आइटम प्रिंटर बनाया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसमें GST 18% है। प्रिंटर में GST 18% दिया जाना है। यह लेन देन एक स्टेट के अंदर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर CGST 9% और GST SGST 9% लगाया जाएगा। जैसे कि आप बहुत से एंट्री करेंगे। अब आइटम एंट्री करने के बाद इंटर मारकर नीचे आ जाएंगे और नीचे आते ही CGST और SGST को लेजर सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक आपका GST वाउचर में दिखने लगेगा। यहाँ जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमारा परचेज वाउचर में गए, सप्लायर इनवॉइस नंबर डाले, HP का मान लीजिए हमने पार्टी का नाम दिया, परचेज किया, क्या परचेज किया, आइटम में प्रिंटर HP का दिया, 100 पीस है हमारा, रेट हमने दिया 5000 मान लीजिए पीस है, अमाउंट दिया इतना, CGST 9%, SGST हमारा 9%, तो दोनों का GST। उसके बाद ये वेबसाइट दिया हुआ है http www.cbic.gst.gov.in/gst goods services rates.html। इस पे जाने पर आपको जितने भी सरकारी रेट, सरकार के रेट है GST, जैसे किसी में किसमें 8% लगेगा, किसमें 9% लगेगा, किसमें 12% लगेगा, किसमें 18%, टोटल आइटम का डिटेल आपको खुल जाएगा इस लिंक पे। लोगों ने टैली पे चर्चा किया, कंप्लीट टैली, जिसमें कि सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग हमने बताया, किस तरह से एंट्री करके दिखाया, एंट्री करने के बाद कितने तरह का वाउचर होता है, लेजर कैसे क्रिएट करना है, वाउचर उसका एंट्री कैसे करेंगे, GST पे चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरह से 100% मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट्स में कहीं तरह का टैली में दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।